day of the third national webinar come talk show organized by the Law Scholar Independent Society. In the Zoom app, we have just allowed a limited people for the new sessions, or the full video will be allowed in YouTube, full session on YouTube. Put your heart, mind, and soul into even your smallest act. This is the secret of success. The words of Swami Shivanand. We have Mr. K.V. Tripathi with us today, who will discuss on career counseling and about civil services. He's the director of Shresth IAS classes, Bareilly. He has done his graduation from University of Allahabad, post-graduation from Hindu College, Delhi University, and PhD from Jamia Millia Islamia, New Delhi. He had 3 years teaching experience in mass media, Hindi department in Jamia Millia Islamia, and 12 years in reputed civil service institution of Delhi, Allahabad, Lucknow, and Jaipur. He had received many awards like Excellence in Education Award 2019 by Honorable Governor of UP, Shri Ram Naik, Business Achievers Award 2017 by UP Cabinet Minister Shri Suresh Khanna ji, Pride of Bareilly Award 2017 by DM Bareilly Shri R. Vikram Singh ji, Color Debate Chancellor Gold Medal of Allahabad University. Now I request the President of LSIS to please continue. For a briefing to our speaker, and first of all, I would like to greet everyone a very warm welcome in the second day of our third national webinar series. So मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं अपनी सोसाइटी के बिहाफ पे. आप लोग आए, हमसे जुड़े हैं, और लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स के वजह से हमने सिर्फ लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स को ही इस ऐप पे अलाउ करा है. बाकी आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमें यूट्यूब के हमारे चैनल पे रात तक इस वीडियो का प्रसारण देख सकते हैं. ओके, एंड देन आई वुड लाइक टू गिव अ वार्म वेलकम टू आवर गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ टुडेज इवेंट, टू द त्रिपाठी सर. आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है सर, और हम अपने तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि आप आए और अपने कुछ बिजी शेड्यूल से हमें अपने वक्त दिया निकालने का. आज भी हम, जैसा कि कल हमने पर्सनैलिटी और स्किल डेवलपमेंट पे बात करी थी, तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी कल आपने हमसे देखा, कल आपने समझने की कोशिश करी, तो आज हम बात करना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज, बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहा है सिविल और जुडिशरी, तो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को, उनकी कोशिश करने वाले, उनके टॉपर्स से लेकर, उनके अचीवर से लेकर, उनके पार्टिसिपेंट्स तक, क्या प्रॉब्लम्स को उन्हें डील करना पड़ता है, किस टाइप की प्रॉब्लम उस एक बच्चे के मन में होती है, किस टाइप की प्रॉब्लम उस एक व्यक्ति के पास होती है जब वो ये डील कर रहा होता है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कुछ एक्सपर्ट के द्वारा उन बच्चों को मिलती हैं, और वो एक श्रेष्ठ, मैं कहना चाहूंगा एक श्रेष्ठ पद पे, एक ओहदे पे जाकर समाज के कल्याण में अपना योगदान देते हैं. तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के गेस्ट से, और अगर सर आप तैयार हैं तो हम अपने क्वेश्चंस के राउंड शुरू करना चाहेंगे. जी धन्यवाद बहुत बहुत पारस जी, प्रेरणा जी, आपकी सोसाइटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मौका देने के लिए. हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई. भारत में रहकर हम हिंदी दिवस को इस उल्लास के साथ मनाते हैं, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है. हम 365 दिन हिंदी में जिए, और किसी एक दिन किसी भाषा के लिए सम्मान की नजर से देखें तो बेहतर है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कुछ हमारे औपनिवेशिक दौर की कुछ कमियां हैं. खैर, उन पे हम बात नहीं करेंगे. आज का हमारा जो विषय है यूपीएससी और यूपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे संबंधित बातचीत का. तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, और बाकी लोग जो दूसरे चैनल पे हैं उनका भी स्वागत है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हम यहाँ पे आपके प्रश्नों की भी प्रतीक्षा करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग अपने प्रश्न हमसे पूछते रहें, लेकिन पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे कि ये परीक्षा क्या है. जैसे अक्सर लोग कहते हैं आईएएस की तैयारी करनी है. आईएएस नाम की कोई परीक्षा इस देश में नहीं होती. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है
वो एक सेवा के लिए चयन होता है, लेकिन जिस परीक्षा के माध्यम से होता है उसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सेवा परीक्षा। ये प्रतिवर्ष होती है और इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी हमारे देश में संविधान द्वारा एक संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको कि हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उस कमीशन के थ्रू ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम से अभी तक 24 सेवाओं के लिए चयन होते हैं, 24 सर्विसेज, जिनमें सबसे प्रतिष्ठित होती है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देन चॉइस में बच्चे इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और ये 24 प्रकार की सर्विसेज यहाँ से अलॉट होती है। ये तो सबसे पहले परीक्षा का नाम और उससे मिलने वाले जो सेवाएं हैं उनके बारे में हमने एक परिचय दिया। ठीक इसी तर्ज पर संविधान में ही ये प्रावधान किया गया कि जो राज्य होंगे, प्रोविंस होंगे, जो हमारे प्रांत होंगे, उनके लिए भी वहां पे अधिकारियों के चयन के लिए अलग से लोक सेवा आयोग बनाए जाएंगे। तो हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPPSC, ये एक अपना एग्जाम लेंगे जिसमें सिविल सर्विस में आगे प्रोविंशियल टर्म लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोविंशियल सिविल सर्विस, और शॉर्ट में हम इसे PCS कहेंगे। तो जो देश के लेवल पर एक एग्जाम होता है उसका नाम है CSE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और प्रदेश के स्तर पर जो एग्जाम होता है उसका नाम है PCS, प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये तो हमने दोनों एग्जाम के बारे में बताया, सर्विसेज के बारे में बताया। अब जो बच्चे इसकी तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कौन सी योग्यता है जो हम ये परीक्षा दे सकते हैं। जैसे बहुत पिछड़े हुए ऐसे एरियाज होते हैं जहां जानकारी नहीं होती है। मैं इस सोसाइटी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप जागरूकता का एक कार्यक्रम ऐसा चला रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं। नहीं तो पिछड़े एरियाज में मैंने ऐसा अनुभव किया या देखा कि लोगों को और परिवारों को यही नहीं पता होता कि ये कोई परीक्षा होती है जिसे पास करके हमारा बच्चा देश की इतनी प्रतिष्ठित सेवा कर सकता है। उन्हें लगता है ये IAS IPS पता नहीं कहां से आते हैं और ये हमारे पूरे जिले को चलाते हैं, हमारे राज्य को चलाते हैं, देश को चलाते हैं। जब ये आते हैं तो इतनी फोर्स लग जाती है, ये होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि सिर्फ एक ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा जिसकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच है, वो ये परीक्षा पास करके किसी भी जिले का जिलाधिकारी हो सकता है। तो ये एक इसलिए मैं सोसाइटी को धन्यवाद दे रहा हूं कि ये इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे जो बेहतर सूचनाएं नहीं रखते उन्हें भी पता हो। तो सबसे पहले योग्यता की बात कि आप स्नातक पास हो, ग्रेजुएशन पास हो। अब बच्चे पूछते हैं ग्रेजुएशन में मैंने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, MBBS किया है, BTech किया है, BE किया है, MBBS, कोई भी कोर्स आपने किया है जिसमें UGC आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देती है तो आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी पूरी हो गई। फिर उम्र की एलिजिबिलिटी होती है और एज के लिए जो UPSC का एग्जाम है जिसको हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसमें IAS IPS बनते हैं, उसके लिए एज का क्राइटेरिया है 21 साल से 32 साल जनरल कैटेगरी। 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC SC कैटेगरी के बच्चों को। और दूसरा जो PCS का एग्जाम होता है जिसे हम UPPCS कहते हैं, उसके लिए एज का क्राइटेरिया है 21 साल से 40 साल तक। उसमें कैटेगरी के बच्चों को 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है तो वो 45 ईयर्स तक दे सकते हैं। जो PCS का एग्जाम है इसमें सारे अटेम्प्ट बच्चे दे सकता है, लेकिन जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसमें जनरल कैटेगरी का बच्चा 6 अटेम्प्ट दे सकता है, OBC का 9 अटेम्प्ट दे सकता है, SC ST कैटेगरी का बच्चा सारे अटेम्प्ट दे सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमने योग्यता एलिजिबिलिटी की बात की कि इतनी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हो और 21 साल से 32 साल के बीच में हो तो आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो रही होगी आप लोगों से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बीच में भी आप हमारे सामने कोई क्वेश्चन रख सकते हैं। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं कि आखिर इसके लिए जरूरत किन किन चीजों की होती है। कोई भी बच्चा IAS की तैयारी ये योग्यता है तो वो कर सकता है, यहाँ तक की तो बात हमारी क्लियर है। लेकिन अगर जो कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उसको अपने ऊपर सबसे ज्यादा किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूं और यह नियम विद्यार्थियों को अपने जीवन में चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी करें वहां पर शामिल कर लेना चाहिए कि पहले आप ये पता करें कि इस नौकरी में सिलेक्शन के बाद या इस एग्जाम को पास करने के बाद जिस सर्विस में आप जाएंगे वहां आपसे काम क्या लिया जाएगा, और जैसा काम लिया जाएगा यदि वैसी विशेषताएं और गुण आप में पैदा हो रहे हैं जिन्हें हम ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स कहते हैं, तो फिर आप उसकी तैयारी करने के लिए मुफीद है।
एक टर्म यूज होता है जो आजकल बहुत चर्चित है लेकिन बच्चों को कंफ्यूज भी करता है, वो है एप्टीट्यूड। एक तो टर्म जनरल सोसाइटी में प्रचलित होता है कि एटीट्यूड है बंदे में, बड़ा एटीट्यूड वाला है, उसका एटीट्यूड पसंद आया। एटीट्यूड एक अलग टर्म है और एप्टीट्यूड एक अलग टर्म है। इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन टर्म बिल्कुल सही ये हैं, हिंदी में थोड़ा सा लोग अलग अलग ट्रांसलेशन कर देते हैं। मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूं और फिर आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। जिसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, शॉर्ट में सीसेट कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रेलवे एप्टीट्यूड, बैंकिंग एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड जो है, इस टर्म का मतलब होता है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब होता है कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो हमें जन्मजात अभिलक्षण प्राप्त होते हैं। अगर जो हिंदी टर्म हम यूज करें कि जन्मजात अभिलक्षण, इसी को इंग्लिश में कह देते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट। अगर जो आप देखेंगे आज टैलेंट हंट के कार्यक्रम चलते हैं, कोई बच्चा 5 साल का इतना बढ़िया गाता है कि हमें लगता है जैसे 30 साल का रियाज किया हो। अब कोई डांस करता है बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा बोलता है। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि उनका वो मनोवृत्ति है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उनको वो नॉलेज है। जैसे अभी एक चाणक्य नाम का बच्चा बहुत फेमस हुआ था जो सब सारे आंसर दे देता था। अब ऐसा नहीं है कि 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे ने इतना याद कर लिया है, बस वो टैलेंट है उसका कि वो एक बार सुनता है और वो चीज हमेशा के लिए उसे याद हो जाती है। तो ऐसे ही अपने गुणों को बच्चों को पहचानना चाहिए। जिसको बोलने की आदत है, अच्छा बोलता है, वो टीचिंग में अच्छा करेगा। लेकिन एक बहुत ज्यादा हमारी तरह बोलने वाला आदमी अगर जो सिविल सर्विस में आ जाएगा तो जिला चलाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत कम बोलना होता है, सटीक बोलना होता है, उसको भाषण नहीं करने होते हैं, उसको काम करना होता है। बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है। लेजिस्लेचर जो भी लॉ मेकिंग का काम करता है, उस लॉ को डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूट कराना होता है। वहां पे आप भाषण करने लगेंगे तो विवाद पैदा हो जाएगा। आपको साइलेंटली एग्जीक्यूट कराना है। अब बच्चों के अगर जो टैलेंट को आप पहचानेंगे, अपने गुण और विशेषताएं आप जानेंगे, उसके हिसाब से सेवा का चयन करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत आसान होगी। इसीलिए अब हर सेवा में एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल किया गया है। इसी एप्टीट्यूड जो आपके गुण होते हैं, एक ऐड आप लोगों ने देखा होगा, सीमेंट का आता था कि बड़े भैया को तोड़ने का शौक था, मुझे बनाने का शौक था। अंबुजा सीमेंट का ऐड था पुराना, और मैं आज इंजीनियर हूं, भैया कहीं तोड़ फोड़ कर रहे होंगे। ये बचपन में जो बच्चे, कोई मम्मी बनता है, कोई पापा बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई चोर बनता है, ये बेसिकली यही मनोवृत्ति होती है। क्या पसंद है आपको? बच्चों को बचपन में वही पसंद होता है। किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को लड़ाई वाली फिल्में पसंद होती हैं, किसी को अलग तरह के वीडियो गेम पसंद होते हैं। ये पहचानना मनोवृत्ति है, और बच्चे खुद भी रीड करें और वो सेवा चुने कि जिसके हिसाब की आपकी मनोवृत्ति है। उसी मनोवृत्ति से आपकी अभिवृत्ति तैयार होती है। अभिवृत्ति को इंग्लिश टर्म है एटीट्यूड, जिसे समझने के लिए सरल भाषा में हम आदतें कहते हैं। जैसे हमारे गुण और विशेषताएं होती हैं, वैसी ही हमारी आदत में वो डेवलप होती चली जाती हैं। और वैसे ही कामों को अगर जो हम करते हैं तो उसमें हमें सहजता महसूस होती है। अगर जो हमारी मनोवृत्ति दूसरी तरह की है, हम काम दूसरी तरह का करते हैं, तो हमारे परिणाम बेहतर नहीं होते हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने आपके सामने रखा। इसलिए विद्यार्थियों को जिन्हें सिविल सेवा में आना है, उनकी मनोवृत्ति, उनका एप्टीट्यूड सिविल सर्विस एप्टीट्यूड होना चाहिए। अब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि अगर जो किसी आईएएस ने, आईपीएस ने, किसी अधिकारी ने कोई अच्छा काम किया तो उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता हमारे जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, पुलिस सुपरिंटेंडेंट कौन है, हमारे जिले का जिला जज कौन है। बहुत लोगों से आप ऐसे ही जनरल बात करेंगे, जिला जज जिले में कौन है, हमें पता ही नहीं होता। हमारे जिले का मुख्य विकास अधिकारी कौन है, क्या करता है, क्या होता है, हमें कोई जानकारी, उसका कार्यालय कहाँ होता है, कलेक्ट्रेट और विकास भवन में क्या अंतर होता है। अगर जो आपका इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका सिविल सर्विस का एप्टीट्यूड नहीं है। अगर जो आप खबरें पढ़ते समय प्रशासन की खबरें पढ़ना पसंद करते हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है। आप खबरें पढ़ते समय खेल की खबरें पढ़ना पसंद करते हैं तो आपका स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड है। आप अगर जो आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई खबरें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज से, तो फिर आपका इकोनॉमिक एप्टीट्यूड है। यही एप्टीट्यूड की पहचान होती है, और हमें वैसे ही क्षेत्रों को चुनना चाहिए, उन्हीं क्षेत्रों में अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब सिविल सर्विस का एप्टीट्यूड किन चीजों से डेवलप होता है, उसके लिए सबसे पहली चीज है न्यूज़पेपर। आपको
कुछ भी करने के पहले, कुछ भी सोचने के पहले जानना जरूरी होता है, और जानने के लिए आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए इंफॉर्मेशन के, और वो आपको कहां से प्राप्त होते हैं? वो आपको हमेशा न्यूज़पेपर से प्राप्त होते हैं। तो हमेशा अखबार पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए, और ये आदत ठीक उसी तरह की होनी चाहिए जैसे ब्रश करने की आदत। टूथब्रश की आदत बचपन में डलवाई गई कि जाओ जगते ही सीधा वॉशरूम जाओ, ब्रश करके आओ, मुंह गंदा है। ऐसे ही हमारे पढ़ने और जानने और सीखने, दिमाग जागते ही मेरी पहली आदत होनी चाहिए कि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए, मुझे न्यूज जाननी है, और ऑथेंटिक न्यूज जाननी है। ये आजकल जो इंफोटेनमेंट चल रहा है उससे थोड़ा बचना है। आज के न्यूज चैनल इंफॉर्मेशन के लिए ना होकर एंटरटेनमेंट के लिए। आप उनकी बहसें भी देखोगे तो एंटरटेनमेंट। कल का एक हिट डिस्कशन था, बड़े नॉटी हो यार, कितने नॉटी हो। राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता एक दूसरे प्रवक्ता को नॉटी बता रहा है डिबेट में, तो वहां तो एंटरटेनमेंट है। इंफोटेनमेंट से सिर्फ एंटरटेनमेंट चला गया। अखबार आपको इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही जो इंफॉर्मेशन की मैगजीन्स आती है, जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैगजीन्स, एक मैगजीन आपको खरीदनी है। दूसरा, आपको इसी क्रम में एक एटलस खरीदनी है। एटलस जिसमें हमारे सारे मैप्स होते हैं, पूरी दुनिया के, देश के, हमारे स्टेट के, और वो मैप देखने की आपको आदत होनी चाहिए। आप अपने कमरे में भी मैप लगाएं। जैसे मैं यही थोड़ा सा कैमरा घुमा के आपको दिखाऊंगा कि बरेली का मैप लगा हुआ है, फिर यूपी का मैप लगा हुआ है। आप बरेली, इंडिया, वर्ल्ड, ये मैप देखने की आपकी आदत होनी चाहिए। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज सुन रहे हैं, जिक्र आया कि श्रीहरिकोटा में ऐसा हुआ, एक प्रक्षेपण हुआ। अब श्रीहरिकोटा की लोकेशन क्या है वो हमें मैप पे देखनी है। आखिर क्यों श्रीहरिकोटा? दूसरा, कोई खबर आई कि सीरिया में ये घटनाक्रम घटा, लीबिया में ये घटनाक्रम घटा, तो हमें लीबिया और सीरिया मैप पे कहां है वहां देखनी चाहिए। फिर उसका पॉलिटिकल मैप देखना चाहिए, फिजिकल मैप देखना चाहिए। पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज होती हैं, करेंसी होती है, स्टेट्स होते हैं, वहां की हायरार्की होती है, ऑफिशियल्स कौन कौन है वहां, किन्हीं राज्यों में सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होता है, कहीं प्रधानमंत्री होता है, कहीं राजा होता है। तो इन सारी चीजों की हमें जानकारी। फिर हम फिजिकल मैप देखते हैं। फिजिकल मैप में हमें वहां की जलवायु, नदी, पहाड़, वनस्पति के बारे में पता लगता है, फ्लोरा फोना क्या है वहां का। और ये हम हर जगह, जो भी जगह हम सुने उसको एटलस पे देखें और उसके बारे में पता करें। इससे धीरे धीरे इंफॉर्मेशन से एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है। उसकी कैपिटल कहाँ है, उसकी पॉलिटिकल कैपिटल कहाँ है। जैसे स्विट्जरलैंड बच्चों के लिए बहुत प्यारी जगह है। मैं तो अक्सर बात करता हूं या देखता हूं, बच्चे हमेशा ये कहेंगे स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह है, एक बार जीवन में स्विट्जरलैंड जाना है। लेकिन अगर उन्हीं से आप पूछिए कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल कहाँ है, तो कंफ्यूजन है। फिर आप पूछिए पॉलिटिकल कैपिटल कहाँ है, नहीं पता है। फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ है? स्विट्जरलैंड फाइनेंशियल टर्म एंड कंडीशन के लिए सबसे ज्यादा दुनिया में चर्चित रहता है, स्विस बैंक। लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ है तो बच्चा ब्लैंक है। स्विट्जरलैंड हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद की कोई चीज नहीं जानते। आप एटलस के सहारे इनको जानिए। अभी मैं पिछले साल स्विट्जरलैंड गया तो मैंने इस पे काफी रिसर्च की और जानने की कोशिश की कि किन शहरों को इन्होंने अपनी कैपिटल, वहां एवरी ईयर कैपिटल चेंज होती थी, इसलिए बहुत लोग स्विट्जरलैंड की अलग अलग कैपिटल बताएंगे। बाद में उन्होंने एक जगह अपना पार्लियामेंट बनाया, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब उनकी पॉलिटिकल कैपिटल जहां उन्होंने पार्लियामेंट बना दिया उसको काउंट कर देते हैं कि बर्न में है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल कहां है तो ज्यूरिक में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे कहां हैं? जिनेवा में है। और जिनेवा क्या है? स्विट्जरलैंड की एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर स्विट्जरलैंड के बारे में आप जानेंगे कि साहब यहाँ पे इनका जो कंट्री मैप है उसके साथ डिस्ट्रिक्ट मैप होता है। उनके जैसे अपने यहाँ स्टेट्स बटे हुए हैं, तो अपने यहाँ सिर्फ इंडिया का फ्लैग होगा, उनके अलग अलग फ्लैग, सिंबल, और वो हर जगह गाड़ी पे अगर जो नंबर प्लेट भी आप देखेंगे तो अलग होगी। ठीक ऐसे ही अगर जो हम रोड पे चलते हुए नंबर प्लेट देखते हैं तो आज तक हम ये ध्यान ही नहीं देते कि ये व्हाइट कलर की है, येलो कलर की है, क्या अंतर है। कोई नंबर अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, कोई नंबर न्यूमेरिक से शुरू हो रहा, कोई नंबर एरो बना हुआ है वहां से शुरू हो रहा। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि इनके अंतर क्या है। एम्बेसी की गाड़ियों के नंबर कैसे होते हैं, एम्बेसी क्या होता है।
अब हम इसको न्यूज में तो पढ़ लेते हैं कि भारतीय दूतावास में ऐसा हुआ, अमेरिकी दूतावास में ऐसी घटना घटी, लेकिन हम आगे जानने की कोशिश नहीं करते। तो इतनी कहानी सुनाने के बाद मेरा मतलब यही है कि आपका सिविल सर्विस का एप्टीट्यूड है तो आप हर खबर की तह तक जाएंगे, आप उसको मैप पे देखेंगे, उसके आगे पीछे की हिस्ट्री जानेंगे, और फिर आपको यह पता होगा कि अगर जो आपने स्विट्जरलैंड जाना तो पूरा पता है, आपने गाड़ियों के नंबर जाने तो पूरा पता है, आपने एनएच का क्या सिंबल होता है और स्टेट हाईवे का क्या सिंबल होता है उसका भी अंतर, आपने माइलस्टोन देखे होंगे तो उनके ऊपर अलग अलग कलर से कैपिंग होती है, क्या उस पे अंतर है, इनका कोई मतलब होता है। तो एक जनरल एग्जांपल है कि अगर जो किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहां से कोई कॉमन मैन जा रहा है हमारी तरह या आप लोगों की तरह, तो वो आदमी यही पूछेगा क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने बताया एक्सीडेंट हो गया, ओह कोई हताहत तो नहीं हुआ, नहीं साहब कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बस थोड़ी सी चोट थी और रिक्शे वाले की और टेम्पो वाले की टक्कर हो गई थी, हमें इंफॉर्मेशन मिली, हम वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन एक आदमी जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो वो पूछेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या यहाँ पे रोज होता है, आज अचानक हुआ, क्या सड़क टेढ़ी है, क्या स्कूल है, क्यों हुआ, वो उसकी अलग एनालिसिस में जा रहा। अगर जो ये काम कर रहा है तो उसका एप्टीट्यूड सिविल सर्विस का है, क्योंकि वो ये जानना चाह रहा है ये एक्सीडेंट क्यों हुआ और दोबारा ये न हो इसकी भी गारंटी चाहिए। तो सबसे जरूरी होता है कि हम हर चीज की तह में जाएं, लेयर्स के बीच में, जिसे हम पढ़ने के दौरान बिटवीन द लाइंस कहते हैं। जिस भी बच्चे का एप्टीट्यूड बिटवीन द लाइंस होता है वो बच्चा ज्यादा बेहतर सिविल सर्विस में करता है, उसका एप्टीट्यूड सिविल सर्विस का होता है। कि हम अपने क्वेश्चंस को हमेशा से अपने पोल्स के बेसिस पे कराते हैं। हम कोई भी इवेंट कराने से पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पब्लिक से लेना शुरू कर देते हैं। उन बेसिस पे हम कोशिश करते हैं जी कि हम अपने स्पीकर से उनको गाइडलाइन दिलवा सकें, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या जो हमारे मेंबर्स हैं। तो कुछ लिमिटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं सर, ड्यू टू टाइम बैरियर हमारे पास जूम ऐप पे। हम चाहते हैं कि आप कुछ उनके बारे में हम बच्चों को टिप्स बता पाएं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो हमें देख रहे हैं या हमें देखेंगे, ताकि उनके दिमाग में ये क्लियरिटी आ जाए कि हाँ मोटी मोटी बातें तो हम लोग जान लेते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें क्या हैं जिन पे अभी हम लोग को अपने ऊपर कार्य करने की जरूरत है इस सिलेक्शन को पाने के लिए। क्योंकि शायद इंटरव्यू लेवल तक भी बहुत जनरल बातें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता है, और बहुत हार्ड बातें ऐसी होती हैं जिनकी हम लोग बेसिकली तैयारी कर लेते हैं कहीं से देख के। तो सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक एक करके कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की, आप कृपया मुझे शॉर्ट में उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जी सर, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जैसे कि हम जानते हैं इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, सिविल सर्विस में आपने यहाँ से जहां से सोचा है कि आपको बनना है, हो सकता है ये प्रक्रिया आपकी 9th 10th लेवल से चल रही हो या बचपन से चल रही हो, और एक ये है कि आप बन गए हैं, इसके बीच में एक बहुत बड़ा स्तर भी है। तो इसके बीच में अगर हम बात करें कि हमने एग्जाम का फॉर्म भरा, हमने प्री पता है हमें, फिर उसके मेंस की कुछ हमें पेपर्स पता है, देन इंटरव्यू, ये वो है जो एक मोटी मोटी बातें हैं। लेकिन प्री में क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड है तो उसमें आपको डाइवर्स इंफॉर्मेशन रखनी है हर जगह की, चाहे थोड़ी थोड़ी। लेकिन क्योंकि मेंस डिस्क्रिप्टिव है, लिखने वाला पेपर है, जिन लोगों को नहीं पता हम बताना चाहते हैं, उसमें लिखित कार्रवाई होती है, आप लिखित लिखेंगे तब नंबर्स मिलेंगे। तो सर मेंस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन था कि अगर मेंस की परीक्षा के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका चुनाव होता है, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो उसमें 2 पेपर होते हैं, और पीसीएस की बात करें तो अब अमेंडमेंट करके स्टेट्स में कभी कहीं 1 कहीं 2 कर दिए गए हैं। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर, उसका जो रिलेशन है वो किस आधार पे किया जाए, मतलब किस आधार पे कोई भी अलग अलग स्ट्रीम का बच्चा। मैं अब इस पे शॉर्ट में जवाब दे सकता हूँ। ऑप्शनल सिलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया है उसमें 3 पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं। पहला पॉइंट है आपका इंटरेस्ट। जरूरी नहीं कि आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है वही आप ऑप्शनल में लें। यूपीएससी आपको छूट देती है, 25 सब्जेक्ट्स की उनकी लिस्ट है, जिसमें एक लिटरेचर है किसी भी लैंग्वेज का, बाकी 24 सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, भले ही आपके ग्रेजुएशन में रहा हो या ना रहा हो, कोई उसके लिए आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप कौन सा चुनेंगे, तो पहला क्राइटेरिया इंटरेस्ट। आपकी जिस विषय में रुचि होगी मेंस में आप उसी के साथ न्याय कर पाएंगे, नहीं तो आप दबाव में पढ़ेंगे, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें मजा नहीं आएगा और आप बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया होता है अवेलेबल स्टडी मटेरियल एंड गाइडेंस। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि जैसे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आप ऑप्शनल साइकोलॉजी ले रहे हैं, मनोविज्ञान,
तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम में आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा और न ही हिंदी मीडियम में आपको गाइडेंस अवेलेबल होगा, क्योंकि साइकोलॉजी को पढ़ने वाला कोई भी एक्सपर्ट इंग्लिश मीडियम का होगा, बुक सारी इंग्लिश मीडियम की आपको मिलेगी। तो दूसरे चरण में हम ये देखते हैं, सेकंड स्टेप में, कि क्या उसका स्टडी मटेरियल उस मीडियम में है और क्या हमें कोई गाइड करने वाला हमारी सराउंडिंग में है। अगर जो आप बरेली के किसी छोटे कस्बे का एग्जांपल ले लें कि नवाबगंज में हैं, आप फरीदपुर हैं या बरेली ही हैं, और आप फिजिक्स सब्जेक्ट लेते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हैं, तो उसको गाइड करने के लिए आपको कोई वहां पे अवेलेबल है या नहीं। दिल्ली में तो आपको मिल जाएंगे लोग। तीसरा क्राइटेरिया होता है ट्रेंड, जिसको हिंदी में चलन कहते हैं। चलन का मामला ये होता है कि यूपीएससी में हर सब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए कुछ वो कैपिंग लगाते हैं, और कभी कभी जीएस के सिलेबस से मैचिंग होने और मिसमैच होने के कारण कोई भी सब्जेक्ट चलन से बाहर हो जाता है। जैसे 2000 से 2010 तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलन में टॉप पर था, 2010 से 2020 तक पब एड चलन में सबसे नीचे था और ज्योग्राफी सबसे ऊपर था। तो थर्ड स्टेज में हम ट्रेंड देखते हैं, लेकिन ये थर्ड स्टेप है, इंपॉर्टेंस भी तीनों स्टेप का उसी हिसाब से है जो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा बताया। इंटरेस्ट के आधार पर सिलेक्शन हो गया तो आप आंख बंद करके वही विषय चुन लीजिए। आपका इंटरेस्ट 3-4 सब्जेक्ट में है, आप तय नहीं कर पा रहे इनमें से कौन सा लें, तो आप अवेलेबल स्टडी मटेरियल और गाइडेंस 3-4 में से जिसका सबसे बेहतर हो वो ले ले। फिर आपका तब भी चयन ना हो पाए, 2 सब्जेक्ट बच गए, तब आप चलन देखें। इन 3 के अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। आप अगर जो रिजल्ट देखेंगे तो टॉप 10 में 10 जो बच्चे होंगे 1 से 10 तक, सबके ऑप्शनल अलग होंगे, इसलिए कोई एक ऑप्शनल ना तो आपको आईएएस बनाता है ना रेस से बाहर करता है। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर इसी चीज को अगर आगे बढ़ाएं और अब की हम इंटरव्यू से रिलेटेड जो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को किसी के अगर हम लोग इंटरव्यू देखें, जैसे ध्येय क्लासेस के देख लें या फिर श्री राम या वाजीराव, जो मतलब दिल्ली के प्रतिष्ठित है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ किसी का नाम लेके, लेकिन हाँ बच्चों का मतलब जहाँ ज्यादातर ग्रुप जो कहते हैं मुखर्जी नगर जाना है या राजेंद्र नगर जाना है, तो कुछ जगहों पे जो चलन पूरे हमारे ऑल इंडिया लेवल पे निकल के जो दिल्ली जाते हैं या जो चेन्नई शंकर आईएएस कोचिंग करने जाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हीं की वीडियोस बच्चे अगर फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बेसिक जिसमें हम सभी को प्रॉब्लम रहती है जो भी तैयारी कर रहा है। तो उस पर गाइडलाइंस ये चाहिए थी कि अगर इंटरव्यू पैनल द्वारा जो वहां पे कैंडिडेट बैठा हुआ है उनसे इंटरव्यू पैनल द्वारा अगर ये एक कॉमन सी बात पूछी जाए कि इस वक्त इस फील्ड की जॉब को चुनने के लिए या सिविल सर्विसेज को चुनने के लिए आपने चुनाव क्यों किया और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, तो सर बच्चे का आंसर एक लिमिटेड लेंथ में क्या होना चाहिए। ओवर टू यू सर। बहुत ज्यादा बच्चों से पूछे जाने वाला प्रश्न है और सभी से पूछा जाता है, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप सिविल सेवक क्यों बनना चाहते हैं। इसके लिए एक आंसर है जो हमारा 4th पेपर होता है इथिक्स का मेंस में, उसमें सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स के ट्रैट्स और एट्रीब्यूट्स की एक लिस्ट होती है कि सिविल सेवक के अंदर कौन से गुण और विशेषताएं होनी चाहिए। बच्चे को अपनी पर्सनालिटी और अपने बायोडाटा के हिसाब से वहां से कुछ पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं और वो उनको बताने होते हैं कि मैं सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहता हूं। जैसे एक अच्छे सिविल सर्वेंट के लिए परिश्रमी होना जरूरी है, विजनरी होना जरूरी है, एम्पैथेटिक होना जरूरी है, सिंपैथेटिक नहीं, सिंपैथी की जरूरत नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं होगा वो, एम्पैथेटिक होगा, एम्पैथी की जरूरत है। तो एम्पैथी का गुण उसमें है, वो सेंसिटिव है या ओवर सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है, एक तो आत्मविश्वास, एक अत्यधिक आत्मविश्वास। तो ये गुणों की एक लिस्ट होती है। हर विद्यार्थी को अपने बायोडाटा, अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से, अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से उसमें से कुछ गुण विशेषताएं चयन करने होते हैं और फिर बताना होता है क्योंकि सिविल सर्वेंट में ये गुण होने चाहिए और मेरे अंदर भी ये गुण है, इसलिए मैं सिविल सेवक बनना चाहता हूं।
जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जो मनोवृत्ति है, एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड से जुड़कर ये आंसर आता है कि हम क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, और ये आंसर हर बच्चे का अलग अलग होगा। कोई स्पोर्ट्स में बेहतर करता है तो वो स्पोर्ट्स के नजरिए से बताएगा, कोई एकेडमिक में अच्छा कर रहा है, एकेडमिक में इंटरेस्ट है तो वो उस नजरिए से बताएगा। तो जैसा आपका बायोडाटा होता है, एक मैं जनरल चीज पहले क्लियर कर दूं, सिविल सर्विस के इंटरव्यू में एक आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मेंस में भरा जाता है जो कि लगभग 30 पेज का होता है। वो बोर्ड के चेयरमैन के पास होता है और इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन की पृष्ठभूमि वही डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म DAF तय करता है। हम लोग सिखाने में बच्चों को कहते हैं मेंस का फॉर्म भरते समय जो आपने अपना इतिहास खुद लिखकर कमीशन को दे दिया है, अब इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। आपने उसमें जो भी सूचनाएं दी, आपने कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई विवेकानंद स्कूल में की, तो अब विवेकानंद से जुड़ी हुई हर चीज आपको पता होनी चाहिए। आपने इंटर टैगोर कॉलेज से किया तो टैगोर के बारे में दूर दूर तक, कितने टैगोर, कौन से टैगोर, कहां टैगोर, निगेटिव टैगोर, पॉजिटिव टैगोर, फिर आपने जो भी टर्म यूज किए हैं उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, सारे क्वेश्चन वहां से पैदा होते हैं और सारे आंसर भी वहीं से पैदा होते हैं। अब कॉमन क्वेश्चन है आप क्यों बनना चाह रहे हैं, तो आप अपने बायोडाटा में देखोगे और फिर आप उससे लिंक कर दोगे कि इसलिए हम ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। सर जाते जाते, क्योंकि टाइम बैरियर में हम लोग हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, तो हम जाते जाते, क्योंकि आप एक्सपर्ट रहे हैं, बड़े सालों का आपको अनुभव रहा है, आपने बच्चों का सिलेक्शन दिया है, तो हम जाते जाते कि हर वो रूरल एरिया का बच्चा जो हमें देख रहा है, ग्रामीण बच्चा देख रहा है, अगर शहर का बच्चा देख रहा है, वो बच्चा जो बनना चाहता है या वो बच्चा जो अधपर में रुका हुआ है, तो उनके लिए कुछ सर वो टिप्स जो 2 मिनट आप हमें बता पाए कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले तो क्या करें इस पे बात करूंगा, फिर शॉर्ट में क्या न करें। सबसे पहले आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, एक मैगजीन करंट अफेयर्स की लेना शुरू करें। डेली आपको कम से कम 2 घंटे करंट अफेयर्स पे खर्च करने हैं, साथ में एटलस देखनी है। फिर आपको जो सिविल सेवा का सिलेबस है, जैसे इंडियन पॉलिटी तो M लक्ष्मीकांत, आपको हर पोर्शन की एक एक किताब खरीदनी है और उस एक किताब को मिनिमम 5 टाइम्स नहीं तो 10 टाइम्स रीड करना है। रीड करना है, याद नहीं करना, लर्न नहीं करना, रीड करना है 5 टाइम्स मिनिमम टू 10 टाइम्स। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा के आंसर राइटिंग करनी है और उसके बाद एक सबसे जरूरी काम कि खुद को ब्यूरोक्रेट फील करना शुरू कर देना है। द सीक्रेट, रैंडा ब्राउन की जो किताब है उसके हिसाब से आप जो बनना चाहते हैं वो महसूस करना, उसी हिसाब से कपड़े पहनना, उसी हिसाब से लोगों से बातचीत करना। आप डेली जो लोकल लैंग्वेज में बातचीत करते हैं ग्रामीण परिवेश के बच्चे, उसको बंद कर दें। जो मीडियम चुनते हैं उसी भाषा में ज्यादातर पढ़ें, ज्यादातर लिखें और ज्यादातर बोलें, ज्यादातर सोचें। ये तो करना है। नहीं करना है, ज्यादा लोगों से सलाह नहीं लेनी है। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। आज तक दुनिया में सबसे अच्छी कोचिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, सबसे अच्छी किताब अभी लिखी नहीं गई है, सबसे अच्छा अध्यापक अभी पैदा नहीं हुआ। तो सबसे अच्छा खोजना बंद कर दीजिए। जो मानक है, ज्यादातर लोग कहते हैं, उस एक किताब को ले लीजिए और एक किताब 10 बार पढ़नी है, न कि 10 किताब एक एक बार पढ़नी है। ये कतई नहीं करना है कि जहां से मैटर मिला ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। एक बार आपने पढ़ा तब तक दूसरे ने बताया नहीं ये ज्यादा अच्छा है। यहां कुछ भी ना अच्छा है ना खराब है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो हर पल अपने को बदलता है। इसके लिए एक शेर है कि इतनी जल्दी न कर मेरा किरदार बताने में, वक्त बदला तो तेरी राय बदल जाएगी। तो यहां पर कोई राय नहीं बनाई जा सकती, इसलिए आप अपने कुछ मानक तय करिए। सारे सिलेक्टेड बच्चे एक लाइन कहते हैं कि दूसरों को कॉपी करना बंद करिए। तो किसी को कॉपी नहीं करना है। आपकी पर्सनालिटी यूनिक है और आपकी ही पर्सनालिटी जैसे आदमी की यूपीएससी को जरूरत है। यूपीएससी के नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लीजिए और ये ध्यान रखिए, यूपीएससी वही कहेगी कि हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, उससे ज्यादा अच्छे हो तो भी मेरे काम के नहीं। बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आइंस्टाइन हो, यूपीएससी सिलेक्ट नहीं करेगा। आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, यूपीएससी नहीं सिलेक्ट करेगा। आप आर्मी में जाइए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मोटिवेटर हैं, स्पीकर हैं,
यहाँ नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए जितना सिविल सर्वेंट में चाहिए। तो बिल्कुल वैसा बनना है जैसा उन्होंने सोचा है, वही गुण विशेषताएं आपको पैदा करनी है, उसी तरह से जीना है। कपड़े पहनने से लेके उठने बैठने तक ध्यान रखना है। डेली आप जीन्स पहनते हैं, इंटरव्यू के टाइम आप पैंट शर्ट में फॉर्मल में जाते हैं तो खुद ही अनईजी हो जाते हैं। लड़कियां जीन्स टॉप पहनती हैं, इंटरव्यू वाले दिन साड़ी लपेट लेती हैं, फिर वो खुद को ही नहीं संभाल पाती। तो आप वैसे ही रहना शुरू करिए, पहले बोलना शुरू करिए। ये कुछ खास खास चीजें हैं जिनका आप पालन कर लेंगे तो ये परीक्षा जितनी कठिन दिखाई देती है उतनी ही आसान भी है। यहाँ पर गुणों का परीक्षण होता है, विद्वता का नहीं। यहाँ पर आपकी विशेषताओं का परीक्षण होता है। किसी भी सब्जेक्ट के आप बहुत अच्छे विद्वान हैं तो जरूरी नहीं आप अच्छे पुलिस कप्तान होंगे या अच्छे डीएम होंगे, क्योंकि यहाँ पत्थर कहाँ से चलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिन्होंने हॉस्टल में स्टूडेंट लाइफ में पत्थर चलाया होता है वो बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फिर जहां जहां से पत्थर आ सकता है वहीं रोक देते हैं। तो आपके अपने जो गुण और विशेषताएं हैं उन्हें उभारिए। यूपीएससी को लगेगा ये गुण और विशेषताएं हमारे लायक हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ज्यादा लोगों की राय और अपने को दूसरे जैसा बनाने की कोशिश मत करिए। आप जैसे हैं वैसी पर्सनैलिटी लेके वहां पहुंच जाइए। जी ठीक है सर? जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप स्वयं हैं, जैसे कि सर ने कहा, और आप किसी भी इंसान से पूछेंगे जिनको एक्सपीरियंस रहा हो, वो यही कहेंगे कि अपने स्वयं को पहचानिए। सबसे पहले किसी भी एग्जाम में या कहीं पे भी सिलेक्शन होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अंतर्मन कहना क्या चाहता है। किसी की देखा देखी या किसी की राय पे कृपया करके ना चले, हम लोग की गुजारिश है। और शायद यही सर अपने से जाते जाते सर आपको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपने बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अपने बिजी शेड्यूल से हमें दिया, हम आपके आभार रहेंगे और ये कामना करेंगे कि भविष्य में भी कभी हम ऐसे पथ पे अगर आगे चलें तो बच्चों को उभारने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में हमेशा हमारे साथ, हमारे पथ पे हमारे साथ आने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू ब्रेन। आप आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके शब्द लिटरली बहुत अच्छे थे एंड बहुत मोटिवेटिंग थे। तो आई होप कि हमारे लिसनर्स को बहुत ज्यादा पसंद आए। थैंक यू सो मच।